प्रधानमंत्री के बयान को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल रात 3 घंटे तक एक अहम बैठक की। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा की गई और ये फैसला लिया गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपना एक ड्राफ्ट तैयार करके लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मिलकर उन्हें ये रिपोर्ट सौंपेगा। सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी हमें ज्यादा जानकारी देंगे। सौरभ, पीएम के बयान से ये तो साफ हो गया है कि न सिर्फ आने वाले विधानसभा चुनाव बल्कि 2024 में भी यूसीसी का मुद्दा बड़ा रहने वाला है। बिल्कुल, और काफ़ी अहम है ये प्रधानमंत्री मोदी का बयान। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से कल मध्य प्रदेश, जो कि एक पोल बाउंड स्टेट है, वहाँ पर उन्होंने कहा कि एक ही घर में दो कानून नहीं रह सकते। उसके बाद जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया तो बीजेपी के चाहे मंत्री हों, बीजेपी के राज्यों में मुख्यमंत्री हों या फिर कार्यकर्ता हों, वो इस बात पर चर्चा करने लग गए। अब इसको लेकर के जो यूसीसी पर बयान आया प्रधानमंत्री मोदी का, इसको लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तुरंत एक आनन फानन में एक बैठक बुलाई और ये बैठक देर रात तक चलती रही। लगभग 3 से साढ़े 3 घंटे ये बैठक चली, जिसमें तमाम पहलू जो हैं उस पर चर्चा हुई। देखिए, इस पूरे यूसीसी पर एक लॉ कमीशन बना हुआ है और लॉ कमीशन आम लोगों से राय जान रहा है 15 जून से। तो 15 जून से आम लोगों से राय जानी जा रही है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया है वो लोगों की राय को प्रभावित कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि ये एक लॉ कमीशन बना है जो यूसीसी जैसे संवेदनशील मामले पर काम कर रहा है। ऐसे में उनकी तरफ से बयान आना, वो देश के प्रमुख हैं, उनको लोग मानते हैं, सभी वर्गों के लोग में उनकी जो है स्वीकार्यता है। ऐसे में अगर वो ऐसा बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं लॉ कमीशन का काम प्रभावित होगा। और ये जो पूरा बयान है वो राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का मैनिफेस्टो में हमेशा से एक मुद्दा रहा है। चाहे वो हमने देखा हो, चाहे हिमाचल के चुनाव हो या उत्तराखंड में हो या दूसरे तमाम राज्यों में। अब जब जहां भी चुनाव होते हैं, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में कहती है अगर हम जीत के आए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। इनफैक्ट उत्तराखंड में इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, रायशुमारी चल रही है। तो ऐसे में जब ये बयान आया है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वो एक समिति बनाएंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, और वो जो कमेटी है वो लॉ कमीशन से जाकर के मिलेगा। जो शरिया में चीज़ें लिखी गई हैं उसको लेकर के एक छोटी सी बुकलेट बनाई जाएगी ताकि लॉ कमीशन को ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी बात अच्छे से समझा सके। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ विभिन्न नेताओं को भी मिलेगा विपक्ष के, और उनसे भी कहेगा कि इस पूरे मामले को संसद में उठाया जाए। क्योंकि देखिए, अब ये तय है कि प्रधानमंत्री मोदी से आने के बाद बीजेपी इसको अग्रेसिवली उठाएगी। समान जो नागरिकता कानून है इसको लेकर के बीजेपी के हर कार्यकर्ता काम करेंगे, लोगों से बात करेंगे। और वैसे भी लॉ कमीशन ने 15 जून से आम लोगों की राय मांगी है। तो ऐसे में काफ़ी अहम हो जाता है कि अब इस पूरे मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आगे क्या करता है। तो फिलहाल निर्णय यही हुआ है कि कल जो देर रात बैठक हुई उसमें एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी जाकर के लॉ कमीशन से मिलेगी और उन्हें शरिया में जो कानून है उसके बारे में अवगत कराएंगी। जानकारी के लिए तो बता दें कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि आगे अब बातचीत की जाएगी, कमेटी ही अब आगे बात करेगी। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा के लिए चुनावी बिगुल फूंकते हुए भोपाल में समान नागरिक संहिता की जोरदार वकालत की। उन्होंने कहा, एक परिवार और एक देश 2 कानूनों पर नहीं चल सकता। वहीं विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी मणिपुर, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार की नाकामियों को छुपाने और ध्यान भटकाने के बांटने की राजनीति कर रही है। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। पटना में विपक्षी दलों की एकता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में हमला बोला। इसे 20 लाख करोड़ रुपए की भ्रष्टाचार की गारंटी बताया, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। विपक्ष ही नहीं, भाजपा के खिलाफ पूरा देश एक हो रहा है, आवाम एक हो रहा है, सभी धर्म जाति के लोग एक हो रहे हैं, क्योंकि उनके साथ ठगी जो पिछले सालों में हुई है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्यों में हो, उसका आभास सभी को हो चुका है।
आजकल हम देख रहे हैं हमला यहीं नहीं रुका। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता की पुरजोर वकालत की, वो भी उस राज्य में जहां कुछ महीनों में चुनाव है, जहां कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर समान नागरिक संहिता को लेकर लोगों को भड़काने के आरोप लगाए और पूछा कि एक देश दो कानूनों पर कैसे चल सकता है। फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। अधिकांश परिवार। भोपाल के कार्यक्रम में मोदी ने 3 तलाक और पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों पर भी बात की। जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में जो भाषण दिया है उसकी खासी अहमियत है, खासकर मध्य प्रदेश में आने वाले जो चुनाव हैं उसके संदर्भ में, क्योंकि बीजेपी को एक मजबूत सत्ता विरोधी लहर के साथ साथ एक मजबूत कांग्रेस से भी जूझना है। ऐसे में उनके कई शब्दों पर विपक्ष ने ऐतराज जताया है, टिप्पणी की है, खासकर समान नागरिक संहिता पर। You answer about the unemployment. You answer about the poverty. You answer about the price rise. Let them introduce uniform civil code in Hinduism. Let them allow everybody to go into any temple. माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों ट्रेन्स को, तीनों वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन से पहले प्रधानमंत्री ने मंगलवार को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। मध्य प्रदेश में एक मालवा, दूसरी महाकौशल जाएगी। विधानसभा चुनाव में दोनों इलाकों की खासी अहमियत है। कहते हैं सियासत में वक्त की बड़ी अहमियत होती है और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश, जहां साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां 3 महीने में 3 नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की राज्य को केंद्र ने सौगात दी है। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 29 और 30 जून को हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा करने वाले हैं। राहुल गांधी इस दौरे में राहत शिविरों में जाएंगे, इम्फाल में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मिलेंगे और फिर चूड़ा चांदपुर में भी जाएंगे। राहुल गांधी के दौरे की जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने कहा कि ये मानवीय त्रासदी है। ऐसे वक्त में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों के बीच मोहब्बत का संदेश दें, ना कि नफरत का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के रेनोवेशन मामले में हुई कथित अनियमितताओं की जांच सीएजी करेगा। प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं का स्पेशल ऑडिट होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय को 24 मई को नोट भेजा। गृह मंत्रालय से स्पेशल ऑडिट की सिफारिश की थी। तो अब सीएजी ऑडिट पर आम आदमी पार्टी का भी बयान सामने आ चुका है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी को पता है कि 2024 चुनाव में उसका सफाया होगा। हताशा में जांच एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ ही पार्टी की ओर से ये भी कहा गया कि सीएजी से जांच कराना निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र में होता है। केंद्र ने दिल्ली सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण किया है। सीएम आवास के पुनर्निर्माण में गड़बड़ी के आरोप मनगढ़ंत है। आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि पिछले साल भी जांच हुई थी, जहां कोई गड़बड़ी नहीं मिली थी। तो
तो इस मुद्दे पर बीजेपी अब सीएजी जांच के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। बीजेपी का कहना है कि एक वक्त केजरीवाल सीएजी जांच का हवाला देकर सबको घेरा करते थे। इसको इसी बात से समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत के समय में जितनी वो बड़ी बड़ी पोथियां कांख में दबा करके और बड़े भ्रष्टाचार की बात करते थे, वो सब कैग की रिपोर्ट होती थी, कैग के जांच की रिपोर्ट होती थी। आज वही कैग अरविंद केजरीवाल के घोटाले की जांच करेगा और इसलिए अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे हवाइयां उड़ गई। रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के प्रमोटर आरके अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। आरके अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। आरके अरोड़ा के खिलाफ कई घर खरीदारों ने पहले ही शिकायत दर्ज कराई थी। कई बार पूछताछ की गई, अब गिरफ्तारी हो चुकी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र के अपने दौरे में शक्ति प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कई वाहनों के साथ सोलापुर पहुंचे केसीआर ने पंढरपुर शहर में भगवान विट्ठल की पूजा की और बड़े पैमाने पर मौजूद लोगों को भी संबोधित किया। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से केसीआर की नजर महाराष्ट्र की तरफ है, उसे महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियां बीजेपी की बी टीम का नाम दे रही हैं। करीब 600 वाहनों के काफिले के साथ सोलापुर पहुंचे के चंद्रशेखर राव ने मंगलवार को पंढरपुर में भगवान विट्ठल की पूजा की और शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक सभा को संबोधित किया, जिसमें एनसीपी के पूर्व विधायक भरत भालके के बेटे भागीरथ भालके को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया। इससे पहले भी बीआरएस ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर, औरंगाबाद, नांदेड़ और लातूर से कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया था। केसीआर इन इलाकों के किसानों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और कई जगहों पर अब की बार किसान सरकार के नारों के बैनर भी लगाए गए हैं। पहली बार हिंदुस्तान में कई कई लोग कई कई नारे दिए। सिर्फ बीआरएस ही इकलौता एक ही पार्टी है जिन्होंने दिल फाड़ के कह दिया कि अब की बार किसान सरकार। पहले कोई पार्टी ने इस बात नहीं कहा। क्यों नहीं कहा भाई? 60% लोग तो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। किसान को और कामगार को जोड़ दो तो 60% से ज्यादा हो गए। अब इन लोगों को डर लगा है भाई, सब साफ साफ मालूम हो रहा है। केसीआर की नजर महाराष्ट्र पर है, लेकिन तेलंगाना में उनकी ही पार्टी के 35 नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। तेलंगाना के बहुत महत्वपूर्ण नेता कांग्रेस का दामन के साथ जुड़ रहे हैं। अभी इन सब की मुलाकात हुई, लंबी वार्ता हुई कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी से। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जिसमें लोकसभा की 48 सीटें हैं। पिछले चुनावों पर अगर नजर डालें तो केसीआर की एंट्री का असर विपक्षी पार्टियों के वोट पर पड़ सकता है। 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रकाश अंबेडकर और एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने का असर कांग्रेस और एनसीपी के सीटों पर पड़ा था। तब एआईएमआईएम केवल 1 सीट जीत पाई थी, लेकिन एनसीपी केवल 4 पर विजय रही और कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली थी। सोलापुर, नांदेड़, हाथकड़ंगले, परभणी, बीड़, सांगली, गढ़चिरौली और यवतमाल ये ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रकाश अंबेडकर के चुनाव लड़ने का असर कांग्रेस और एनसीपी पर पड़ा था। कई सीटों पर प्रकाश अंबेडकर और एआईएमआईएम के गठबंधन को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ था। केसीआर की महाराष्ट्र में एंट्री पर विपक्ष आक्रामक है, लेकिन केसीआर इसका जवाब मंच से देते नजर आए। महाराष्ट्र की राजनीति पर केसीआर जी का कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा तो तेलंगाना की राजनीति। अगर केसीआर जी है ऐसे ही नौटंकी करते रहे तो तेलंगाना में हार जाएंगे, और वो हार की डर से वो महाराष्ट्र में घुस रहे। यहाँ बहुत बड़ा काफिला लेकर महाराष्ट्र में केसीआर साहब घुस गए। बड़े बड़े टेंट लगाए 5 स्टार,
लेकिन वहाँ दिल्ली में उनकी पार्टी पूरी तरह से टूट गई। उनका आप बीजेपी के लिए काम करें, आप बीजेपी की बी टीम। कांग्रेस का एक वक्तव्य है, कांग्रेस ने हमको बीजेपी का बी टीम करार दिया, बीजेपी ने हमको कांग्रेस का ए टीम का करार दिया। ये पता नहीं ये टीम कहां से आते हैं। हम किसी का टीम नहीं है, हम टीम है तो किसानों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक का और दलितों का टीम है। महाराष्ट्र की राजनीति में एंट्री के साथ ही जहां बीआरएस का लक्ष्य अपने आप को क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बनाने का है, तो वहीं महाराष्ट्र के विपक्ष का मानना है कि केसीआर के कारण महाराष्ट्र में बीजेपी को फायदा होगा। दरअसल 2019 में वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से कांग्रेस और एनसीपी को कई सीटों पर नुकसान हुआ था और इसलिए वो केसीआर को बीजेपी की बी टीम करार दे रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की शुरुआत हो गई है। इसका जमकर फायदा महिलाएं उठा भी रही हैं। 15 दिनों में ही 8.5 करोड़ बार मुफ्त बस सेवा का लुत्फ महिलाओं ने उठाया। अगर किराया लगता तो जो रकम चुकानी पड़ती वो 200 करोड़ से ज्यादा की होती। बसें खचाखच भरी हैं। इतनी भीड़ कि कंडक्टरों को टिकट काटने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। राज्य परिवहन की बसों में भीड़ बेकाबू है। इसको क्या झगड़ा कहा जाए, सीट को लेकर के खींचतान होती है, बहस होती है। सीट लेने के लिए लोग कंपटीशन करते हैं। क्राउड जास्ती है। भीड़ इतनी कि बैठने के लिए धक्कम मुक्की और कभी कभी हाथापाई भी। मैंने पूरा बेंगलुरु घूम लिया। थोड़ी भीड़ तो है और लगे हाथ रायचूर भी घूम आई। वैसे तो आराम है, लेकिन सीट को लेकर दिक्कत होती है। एडजस्ट करते हैं। सरकार की शक्ति योजना के तहत छात्रों और कर्नाटका की महिलाओं के लिए पूरे राज्य में बस यात्रा मुफ्त है। 11 जून यानी जिस दिन इसकी शुरुआत हुई तब से 26 जून तक महिलाओं और छात्रों ने 8 करोड़ 25 लाख बार मुफ्त बस यात्रा की। अब इसका 200 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार परिवहन निगम को करेगी। इस योजना पर सालाना 4000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पर्टिकुलरली the people are going for temples, no? धार्मिक स्थानों की दिशा में जाने वाली बसों में भीड़ ज्यादा होती है, ये हमने नोटिस किया है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हालात सामान्य हो जाएं। After the commencement of colleges, it definitely this will come to normal. सरकार का मानना है कि जल्द ही हालात बेहतर होंगे। क्योंकि योजना हाल ही में शुरू हुई है, इसलिए आपाधापी मची है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।